हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और प्रेस करें बेल आइकॉन ताकि हर खबर पहुंचे सबसे पहले आपके पास। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। शिक्षा संवाद का कार्यक्रम लगातार हमारा जारी है और लगातार दरभंगा के प्रसिद्ध शिक्षकों को बुला करके आपसे उनको रूबरू करा रहे हैं। आज हमारे बीच दरभंगा के प्रसिद्ध शिक्षक SR सुमन सर, एक्सीलेंट बायोलॉजी के मेंटर, आज हमारे साथ यहाँ मौजूद है और इनसे हम संवाद करेंगे आगामी 12th के बच्चों के लिए और नीट के बच्चों के लिए कि किस तरीके से वो तैयारी करें और 12th का जो एग्जाम है बिहार बोर्ड का, उसमें वो किस तरीके से अपने आयाम को कायम कर सकते हैं और झंडा गाड़ करके अधिक से अधिक मार्क्स को उठा सकते हैं। मैं सबसे पहले SR सुमन सर, एक्सीलेंट बायोलॉजी दरभंगा का स्वागत करता हूं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर चैनल में। धन्यवाद सर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं बताना चाहूंगा, मिथिला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस हमारे सपोर्टर, MS ग्राफिक्स, RA एजुकेशनल कंसल्टेंट, एक्सीलेंट बायोलॉजी, इनके सहयोग से हम शिक्षा संवाद कार्यक्रम लगातार कर रहे हैं और लगातार इन लोगों का सपोर्ट हमें बना हुआ है और सर भी हमारे सपोर्टर हैं और आज भी सर आए हुए हैं ताकि बच्चों को हमारे शिक्षा संवाद के माध्यम से और भी कुछ ज्यादा बेनिफिट हो सके। लगातार स्वतंत्र पत्रकारों को इस तरीके से सपोर्ट करना, इसके लिए भी चैनल सर को धन्यवाद करता है। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं टाइम्स टुडे दरभंगा के एडिटर इन चीफ मोहम्मद शकील अहमद को बुलाना चाहूंगा और जिस तरीके से मिथिला का परंपरा है कि जो भी अतिथि हमारे आते हैं उनका स्वागत पाक चादर और मेमोंटो से किया जाता है, तो सर का भी उसी तरीके से सत्कार होगा। अपने मिथिलांचल में जो भी अतिथि होते हैं उनका स्वागत पाक चादर और मेमोंटो देकर के किया जाता है और लगातार शिक्षा संवाद के माध्यम से हमारे जो भी अतिथि आ रहे हैं उनका स्वागत हम करते आ रहे हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं SR सुमन सर से आगामी जो सर 12th का एग्जाम होने वाला है बच्चों का, तो क्या सर सिलेबस है, क्या सिलेबस में चेंजिंग आया है, उस पर कुछ प्रकाश डालिए। जी बिल्कुल। देखिए, पिछले साल से जो सिलेबस चेंजिंग हुआ है, जैसा कि बिहार बोर्ड का खास करके, तो बिहार बोर्ड में क्लास 12 का जो सिलेबस है आपको पहले था अलग टाइप का, अब थोड़ा सा एग्जाम का जो पैटर्न है वो सब चेंज हो गया। जैसे ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन को देखा जाए तो पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कम हुआ करते थे, लेकिन अब जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है और उसमें भी 50% ही हमें बनाना होता है। जी जी जी। 2 नंबर के क्वेश्चन के बारे में बात किया जाए, उसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, इसमें 20 क्वेश्चन है, अब बनाना 50%, यानी 10 क्वेश्चन बनाना है आपको। और 5 नंबर के क्वेश्चन के बारे में बात किया जाए तो उस 5 नंबर क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन का नंबर कम था, अब फिर इसको बढ़ा दिया गया, 6 क्वेश्चन है और उसमें भी कितना बनाना है हमको, सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन, यानी 50% क्वेश्चन को ही बनाना है। यानी ओवरऑल ये देखा जाए कि बिहार बोर्ड का जो पैटर्न है बहुत ही क्या कहा जाए तो इजी वे में काम कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू मी। अच्छा, हमारे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मैं बच्चों को क्लास में ये बताता हूँ कि ऐसा करने से बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं। ये हमारा एक्सपेक्टेशन 5 से नहीं 6 साल का है ये, और आज से करीब 3 साल पहले बच्चे अलग तरीका से पढ़ते थे, मेहनत करते थे, लेकिन अब मेहनत नहीं कर रहे बच्चे। अब तो सर जिस तरीके से फास्ट होते जाता है जिंदगी, जी जी, तो उसको सरकार भी क्या करती है, लोडेड कम करते चला जाता है। एक लोड कम करने से तो आपका ये सिर्फ एग्जाम पास कर सकते हैं आप, बिल्कुल, आगे आप सक्सेस आपको नहीं मिलने वाला है। बिल्कुल जी। तो इसमें जैसे क्वेश्चन जो है 1 to 70
1/70 यानी 70 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं आप, और उसमें भी आप कितना बना रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 35। तो उसमें बच्चा क्या सोचता है कि चलो 35 क्वेश्चन बनाना है, 70 हमारे पास ऑप्शन है, और 70 में से हम 35 क्यों बनाएंगे, हम 25 बना लेंगे, जैसे प्रैक्टिकल मिलेगा हम पास कर जाएंगे। उस कारण से बच्चे आजकल नहीं पढ़ाई कर रहे हैं। ये तो बात आपका सर बिल्कुल मैं मानूंगा जी। कि ये चीज लगातार देखा जा रहा है। जी जी। और इस तरीके से कहीं ना कहीं जो पीएचडी करने वाले होते हैं जी। और सोच लेते हैं कि 12th के बाद हम बायोलॉजी, ग्रेजुएशन में जूलॉजी और बॉटनी लेके करेंगे, तो उनको जी। दिक्कत हो जाता है। उनको दिक्कत हो रहा है, खास करके बिहार बोर्ड में। जी जी। बिहार बोर्ड के बच्चे इस पे अभी मतलब जब से ये पैटर्न चेंज किया है तब से पढ़ाई लिखाई उनका थोड़ा सा कमजोर हो गया, यानी कम हो गया है, नहीं के बराबर पड़ता है। सोचता है लास्ट मोमेंट में 2 महीने 1 महीना पढ़ लूंगा, फिर हो जाएगा, मैं सिलेबस पास कर जाऊंगा ऐसे। लेकिन जैसा हम लोगों का थिंकिंग है, कुछ टीचर की मीटिंग होता है, बातें होती है, तो उन लोगों का भी कहना है और हमारा भी कहना है पर्सनली कि जो गवर्नमेंट 2014 का जो पैटर्न था या 2014 से जो पहले का जो पैटर्न था उस पे लाए, जिससे क्या होगा कि हमारे बिहार का जो शिक्षा स्थिति है, शिक्षा का जो स्थिति है वो स्तर बढ़ेगा। यानी अभी स्तर धीरे धीरे क्या हो रहा है, स्तर गिर रहा है। ठीक है, आपके पास आप 100% क्वालिफाइड है, आपके पास जो है टॉपर स्टूडेंट है, आप बिहार बोर्ड के, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाकर नाम लिखाइए, आपका जल्दी नहीं होगा एडमिशन। क्यों नहीं होगा? सबसे बड़ी बात यही है क्योंकि वहाँ के जो इंस्टीट्यूशन है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के या किसी और यूनिवर्सिटी के बारे में बात किया जाए आपको, तो आप ये देखेंगे कि यहाँ के जो बच्चे, खास करके बिहार के बच्चे, और वहाँ के जो इंस्टीट्यूशन है, उनके जो कोऑर्डिनेटर सब है, उनको पता है कि यहाँ के बच्चे किस तरीके से पास कर जाते हैं। तो हमारा कहना है कि भाई, या जो भी बच्चे हैं जो पढ़ते हैं अभी और जो इस बार 12 का एग्जाम देंगे, तो उनको थोड़ा सा लगता होगा कि सुमन सर क्या बोल रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन बच्चे को लगता है कि नहीं, हमारे एग्जाम को पास होने जितना आसान हो उतना आसान होना चाहिए। लेकिन मैं ये कहूँगा, देखिए स्टूडेंट जो भी है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जिसे कुछ करना होता है, कुछ पाना होता है, तो वैसे बच्चे को क्या करना है, तो करना क्या है कि वो एग्जाम को जो पैटर्न है उसको तो देख ले, लेकिन पढ़ाई थोड़ा अलग तरीके से करे, जिससे क्या होगा कि बड़े इंस्टीट्यूशन में उसका एडमिशन हो सकता है, बड़े यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो सकता है, ये सब है। तो एक आपको बिहार बोर्ड का जो सिलेबस है वो थोड़ा काफी इजी कर दिया गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल, सर सुमन ने बहुत अच्छी बातें आपको बताई है। सर ने बताया है कि आप पढ़ाई करो तो टू बी ऑनेस्ट करो जी। ये नहीं कि हमें सिर्फ पास करना है, इस प्रकार का पढ़ाई नहीं करना है हमें, क्योंकि अगर हमें फ्यूचर किसी चीज में बनाना है, पढ़ाई के क्षेत्र में करना है या फिर किसी अदर फील्ड में जाना है, तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं जिंदगी का सच्चाई भी है जी, बिल्कुल। बिना मेहनत के हमें कुछ नहीं मिलने वाला है और हमें मेहनत करके ही किसी चीज को अचीव करना है। और सर ने जिस तरीके से बताया कि 6 क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन करना है, 50% कर दिया गया है, 70 मार्क्स का आपको आएगा ये एमसीक्यू, उसमें से आपको 35 नंबर का बनाना है, और प्रैक्टिकल तो आपका है ही है, और भी 2 नंबर के क्वेश्चंस है वो भी आपको डील करना है। तो बहुत अच्छी बातें हैं बिहार बोर्ड वालों के लिए कि इजी वे में भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन मेहनत करना बहुत जरूरी होता है। सर बात करें एमसीक्यू की, ज्यादा नंबर गेन करने के लिए सर एमसीक्यू में एरर कम हो, गलत कम हो, उसके लिए बच्चे किस तरीके से प्रिपरेशन करें? चलिए देखिए, ये एरर जो है, जैसे बच्चे करते क्या है शुरुआत में, जैसे क्वेश्चन नंबर वो इसने देखा 1, फिर 2, 3, 4, 5 इस तरीके से, और उन्हें लगा कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा, सी जी। वो क्या करते हैं, एट टाइम ओएमआर सीट पे भरना स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल, जबकि वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि उसके पास ये कॉन्फिडेंस नहीं कि इसका आंसर यही होगा। ठीक है, तो क्या करें हमारे हिसाब से 1 to 70 क्वेश्चन है, तो 1 to 70 क्वेश्चन को करना क्या है, उसको देखना है कि भाई इसका आंसर क्या होगा। उसको पहले मेंटलिटी वो प्रिपेयर है कि मुझे सिर्फ 35 क्वेश्चन बनाना है, तो 35 क्वेश्चन जो बनाएंगे तो वो क्या करे, 1 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन देखे, जिसमें वो लगता है कि मेरा ये क्वेश्चन कंफर्म है कि इसका आंसर यही होगा, तो ऐसे क्वेश्चन को वो टिक आउट करे। जिससे क्या होगा कि ओएमआर सीट पे बाद में बढ़ना है, शुरू में नहीं बढ़ना है, क्योंकि आप ओएमआर सीट पे पहले भर देंगे तो गलती हो जाएगा, तो आप ओएमआर सीट एक्सचेंज नहीं होगा, और एक्सचेंज नहीं होगा तो फिर आपका ये नंबर चला जाएगा, और 35 में जगह 36 बनाएंगे आप, तो अभी आपको 35 नंबर नहीं आएगा, क्योंकि आपने पहले से गलती कर दी है। जबकि आपका काउंटिंग कहां से होगा, 1 से लेकर स्टार्ट होगा।
थोड़ा सा बच्चे में कंफ्यूजन है एक दो बात का, थोड़ा सा हम इसको क्लियर करना चाहते हैं। जी जी बिल्कुल सर। जैसे क्या होता है, कुछ बच्चे दिमाग लगाते हैं कि हम जो है क्वेश्चन 1 से लेकर के 35 यानी 1 to 35 ही क्वेश्चन को देखना है, ऐसा नहीं है। आप 1 to 70 क्वेश्चन को देखिए। अब 1 to 70 क्वेश्चन आप जो देखेंगे, जिसमें से आपका जो क्वेश्चन आएगा, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, इसका आंसर आप बोल रहे हैं बी होगा, चलिए ठीक है, आप उस समय बोल नहीं करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे नहीं बन रहा है, छोड़ दीजिए। 3 नहीं बन रहा है, छोड़ दीजिए। 4 बन रहा है, आप मान लीजिए उसका आंसर बोल रहे हैं ए, उसको आप टिक कर दीजिए। क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा सा बिंदी टाइप का डाल दीजिए, जिससे आपको इंडिकेट मिले कि आपका आंसर यही होगा। आप यहां से लेकर के एटलीस्ट 70 क्वेश्चन देख लीजिए, जिसमें से कंफर्म है अगर आप मेहनत किए होंगे तो 40 क्वेश्चन, आप समझिए 40 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको आसानी से बन जाएगा। लेकिन इसको बनाना कितना है, सिर्फ और सिर्फ 35 क्वेश्चन बनाना है। तो आप यहां से पहले ओएमआर शीट पर नहीं बैठना है आपको, क्वेश्चन में आप थोड़ा सा टिक कर देंगे उसका आंसर क्या होगा उस क्वेश्चन पे, और उसके हिसाब से बाद में आप ओएमआर शीट को फिलअप करेंगे, क्योंकि आपको 35 सर्किल बना को फिल करने में मैक्सिमम 4 to 5 मिनट लगेगा, ठीक है। और आपके पास इनफ टाइम होता है ओएमआर शीट भरने के लिए। तो ये गलती ना करें कि ओएमआर शीट क्वेश्चन देख रहे हैं उसका आंसर क्या है और उसके साइड में ओएमआर शीट भर रहे हैं, ऐसा गलती ना करें, जिससे आपका क्या होगा, परसेंटेज बढ़ जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसका आंसर, ठीक है, किसी दूसरे क्वेश्चन में छुपा रहता है। तो एक फायदा आपको ये भी होगा कि आप 1 2 3 बोल करके आप करते जा रहे हैं क्वेश्चन, तो कुछ क्वेश्चन का आंसर आपको किसी क्वेश्चन से ही निकल जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आप अच्छा क्वेश्चन, अच्छा नंबर ला सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, खास करके 35 और 35 आप ला सकते हैं। बिल्कुल सर ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है, और यही पहचान होता है एक्सपीरियंस टीचर का कि किस तरीके से हमें ज्यादा मार्क्स स्कोर करना है और गलत कम करना है, इसकी पहचान वो दे देते हैं। और एसआर सुमन सर ने बहुत अच्छी तरीके से आपको किस तरीके से हमें ऑब्जेक्टिव में कम मिस्टेक करना है इसके लिए भी बता दिए हैं। और सर ने बहुत अच्छी बातें बताई। मैं भी एक बात बताना चाहूंगा, क्योंकि मैंने भी एग्जाम दिया था तो ऑब्जेक्टिव था, तो उस समय बहुत सारे बच्चे ऐसे गलती किए थे, तो क्लास में सर बोले थे इस तरीके से नहीं करें, क्योंकि आप अगर गलत हो गया, आपने पॉइंटिंग कर दिया बॉल पेन से और उसको आप नाखून से क्या किए, स्क्रैच कर दिए, तब भी वो आपका मार्क्स चला गया। और व्हाइटनर भी अगर आप यूज कर लेते हैं तो भी आपका मार्क्स चला जाएगा। और जिस तरीके से एसआर सुमन सर ने बताया कि जिस क्वेश्चन पे आपको कॉन्फिडेंस है उसको टिक लगा लीजिए, और जिसमें आपको विश्लेषण करना है उसको थोड़ा पॉइंटिंग अपना दिमाग लगा कर करें। तो बहुत अच्छी बातें सर ने बताई है, क्योंकि 70 क्वेश्चन में आपको 40-45 क्वेश्चन आसान होता है, कुछ क्वेश्चन टफ होते हैं, तो आपको टफ क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आप एग्जाम में 35 ही बनाएंगे। और हमने कहा 40-45 क्वेश्चन क्या होते हैं, काफी आसान होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। और बात करें सर एमसीक्यू किस तरीके से हमें बनाए और गलती कम हो, ये इस पे बात कर लिए सर। और सर एमसीक्यू क्योंकि होल चैप्टर होता है, होल चैप्टर में से एमसीक्यू को किस तरीके से बच्चे पॉइंटिंग करें, इस पे भी कुछ प्रकाश डाल दिया जाए सर। देखिए पॉइंटिंग, जैसे अभी बिहार बोर्ड का जो ट्रेंड है, लगभग क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आते हैं, और प्रीवियस ईयर का मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यू के लिए। और एमसीक्यू के लिए आप चैप्टर वाइज अगर आप जाएंगे तो कुछ पॉइंट है जिस पर आप फोकस करेंगे, तो वहां से क्वेश्चन आपका अच्छा खासा आ सकता है। जैसे हम चैप्टर 1 के बारे में बात करेंगे, तो चैप्टर 1 में बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट, ये जो टर्म है ना, उसका एग्जाम्पल फिक्स होता है कि उसका एग्जाम्पल से क्वेश्चन आएगा ही, ठीक है। फिर हम बात करें इसी चैप्टर में पार्थेनोजेनेसिस से, मेंस्ट्रुअल साइकिल से, वहां से सॉरी ऑस्ट्रस साइकिल से, तो ऑस्ट्रस साइकिल चैप्टर 1 में है, वहां से भी क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर 2 में जहां तक आता है एंडोस्पर्म, एन होता है, 2n होता है या 3n नेचर का होता है, किस नेचर के होते हैं, वहां से तो एंडोस्पर्म 3n नेचर का होता है, वहां से क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। कुछ क्वेश्चन आते हैं ओविपेरस, विविपेरस क्या होते हैं, ठीक है। और इस बार का एक क्वेश्चन है एपोमिक्सिस, ये भी क्वेश्चन आएंगे। एपोमिक्सिस किस में देखने को मिलेंगे, तो आपको याद रखना है ग्रास एंड एस्टेरेशिड। फिर चैप्टर नंबर 3 के बारे में बात करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो है जिसको आप बोलेंगे, तो वहां से थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बात किया, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के बारे में एक क्वेश्चन आपको यहां से ध्यान रखना है, ऑक्सीटोसिन के बारे में। फिर चैप्टर 4 में आप जाएंगे तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडी जिसे आप बोलते हैं, वहां से एग्जाम्पल पूछता है कौन से इसमें से डिजीज है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं या नहीं होते हैं,
ठीक है। फिर चैप्टर 5 में तो मोनोहाइब्रिड, डायहाइब्रिड, फिनोटाइप, जीनोटाइप और टेस्ट क्रॉस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएंगे। लेकिन यहाँ इस बार का लिंकेज ग्रुप और साथ साथ क्रोमोजोम से रिलेटेड, जैसे डाउन सिंड्रोम में नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितना होता है, तो डाउन सिंड्रोम 47 होगा। क्लिनेफिल्टर में भी कितना होगा, 47 होगा। और खासकर टर्नर सिंड्रोम में, तो टर्नर सिंड्रोम मोनोसोमी का केस होता है जिसमें कितना होगा, एक घट जाएगा यानी 45 हो जाएगा। यहां से आपको फोकस करना है। फिर सेंट्रल डोग्मा के बारे में चैप्टर नंबर 6 में आप जाएंगे। सेंट्रल डोग्मा के बारे में आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो डीएनए से आरएनए, आरएनए की जगह या तो एमआरएनए दे दे, टीआरएनए दे दे, आरआरएनए दे दे, एचआरएनए कोई भी देना, तो आपको याद रखना है ट्रांसक्रिप्शन ही होता है। और एमआरएनए से जो प्रोटीन बनेगा तो उसके लिए आपको याद रखना है ट्रांसलेशन होता है। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा आपको इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन में आपको एग्जांपल थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, होमोलोगस, एनालोगस के बारे में। ठीक है, अभी हम थोड़ा एमसीक्यू पे बात कर रहे हैं। बिल्कुल, फिर हम 2 नंबर, फिर 5 नंबर पे जाएंगे। ठीक है, वहां से। और इसके बाद उसमें थोड़ा क्रेनियल कैपेसिटी हो सकता है। इस बार अगर थोड़ा भी टफ क्वेश्चन पूछेगा तो क्रेनियल कैपेसिटी के बारे में उसका जो वैल्यू है वो आपको ध्यान रखना है। फिर आप चले जाइए चैप्टर नंबर 8 में, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। तो वहां पे आपको जैसे टाइफाइड का टेस्ट कौन सा होता है, मलेरिया के लिए कौन से एजेंट पैथोजन रिस्पॉन्सिबल होते क्या है ना, उस सब पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से चैप्टर वाइज आपको हम कुछ 8 चैप्टर के बारे में बता दिए यहाँ तक। फिर आप जाएंगे चैप्टर नंबर 9 में, तो आपको राइस वेराइटी और व्हीट वेराइटी ध्यान रखना है। राइस वेराइटी क्या होते हैं, व्हीट वेराइटी क्या होता है, उसका एग्जाम्पल क्या है, उसको आपको ध्यान रखना है। फिर चैप्टर नंबर 10 में आप जाएंगे तो टिश्यू कल्चर एक टॉपिक है जिसमें आपको टोटिपोटेंसी के बारे में यहाँ पर ध्यान रखना होगा। ठीक है, टोटिपोटेंसी आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। फिर साथ साथ एक्सप्लांट क्या होता है इसमें, और इसी चैप्टर में एक बायोगैस है, उसी गैस के बारे में आपको ध्यान रखना है। फिर इसमें मैक्रोब्स से रिलेटेड कुछ टॉपिक है, तो मैक्रोब्स कौन सा, मैक्रोब्स क्या बनाते हैं, उसको देख लीजिएगा आप। चैप्टर नंबर 11 के बारे में बात किया और 12 के बारे में बात किया जाए तो इस बार जहां तक लग रहा है कि जीन थेरेपी से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जीन थेरेपी क्या होते हैं, उसको क्या आता है, इसका नीचे, और ट्रांसजेनिक एनिमल के बारे में बात किया जाएगा। फिर चैप्टर नंबर 13 से नहीं आएगा लोगों क्वेश्चन, हाँ चैप्टर नंबर 14 से आपको आ सकता है। चैप्टर नंबर 14 में आपको दे देगा फूड चेन, और फूड चेन में बोल देगा कौन सा प्राइमरी सेकेंडरी क्या है उसके बारे में, या आपको दे देगा कौन सा फूड चेन सही है। ठीक है, लॉ ऑफ 10% भी आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। फिर चैप्टर नंबर 15 में एक्स सीटू और इन सीटू कंजर्वेशन आपको ध्यान रखना है। और चैप्टर नंबर 16 यानी 16 यानी 16 नंबर चैप्टर, उस चैप्टर में आपको ध्यान रखना है कि इनमें से कौन सा है जो बायोमैग्निफिकेशन को शो करता है, और ओजोन लेयर का जो यूनिट होता है डॉप्सन यूनिट, उसको आपको ध्यान रखना है। लगभग यहाँ तक क्वेश्चन, अच्छा खासा क्वेश्चन इसने जितना टॉपिक हमने बताया यहाँ से आएंगे इस बार। ठीक है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। हाँ, ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन से गैस होते हैं उसको थोड़ा आपको ध्यान रखना है। जिस तरीके से मैं बताना चाहूंगा, एक्सीलेंट बायोलॉजी दरभंगा एक तरीके से दरभंगा में एक अलग पहचान बनाते जा रहा है। और एसआर सुमन सर का गेस, और जैसे ही बच्चे के मन में आता है गेस तो उसके लिए हो जाता है वो रामबाण हो जाता है कि काश हमको कोई टीचर का ऐसा गेस मिल जाए कि हमको बेड़ा पार हो जाए। तो वैसे बच्चों के लिए आज का जो संवाद है और एसआर सुमन सर का गेस है, कहा जाता है कि 100% में से 90% टकराना ही टकराना है। तो जो सर बातें आपको बता रहे हैं उसको आप जरूर नोट डाउन कर ले। और सर का गेस भी मार्केट में दुकानों सब में मिल रहा है, तो वहां से भी आप जाकर करके इस चीज को ले सकते हैं, क्योंकि 15 दिन आपके पास है ही है। और लगातार बिहार बोर्ड में सर का गेस अधिकतर टकराते आ रहा है। मैंने कई बच्चों से बात भी की है इस चीज पे लेकर के, और जो 65 बच्चे हैं वो भी बताते हैं। और नीट के भी बच्चे के लिए जो सर पढ़ाई का पैटर्न रखते हैं, कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। और एसआर सुमन सर एक नया आयाम कायम कर रहे हैं दरभंगा में। चलिए बात को आगे बढ़ाते हुए सर 2 नंबर के क्वेश्चन पे आए सर। अब आते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पे। तो 2 नंबर क्वेश्चन में हम आपको करीब 15-20 क्वेश्चन ही बताएंगे जिस पे आपको फोकस करना है। बाद बाकी आप उसमें से आराम से 15-20 क्वेश्चन अगर बता रहे हैं तो आपको इसको फोकस करके अगर आप लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं क्वेश्चन को। चलिए चैप्टर नंबर 1 के बारे में बात करते हैं। चैप्टर नंबर 1 में पार्थेनोजेनेसिस के बारे में आपको ध्यान रखना है। पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। चैप्टर नंबर 2 में हम लोग चलते हैं, तो ट्रू फ्रूट्स और फॉल्स फ्रूट क्या है, ठीक है, उस पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और पॉलिनेशन से रिलेटेड टॉपिक को भी आपको फोकस करना है।
अब पॉलिनेशन से रिलेटेड आपको टॉपिक ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है ना। एंड के थ्रू पॉलिनेशन क्या होगा, इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होगा, उसको क्या बोलेंगे हम, है ना, उस पर आपको ध्यान रखना है। साथ साथ डबल फर्टिलाइजरी, ये सिंगेमी और ट्रिपल फ्यूजन, जहां तक अभी तक यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम पूछा गया है, उम्मीद करेंगे हम सिंगेमी और ट्रिपल फ्यूजन क्या है ना, वहां से पूछे तो सिंगेमी ट्रिपल फ्यूजन को भी आपको ध्यान रखना होगा। फिर हम आते हैं चैप्टर नंबर 3 में। तो चैप्टर नंबर 3 में जो आएंगे तो वहां पे थोड़ा सा फंक्शन पूछ सकता है आपको, प्लासेंटा का फंक्शन क्या होता है, फंक्शन ऑफ प्लासेंटा क्या है। अगर 2 नंबर में पूछना चाहते हैं तो स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर भी ध्यान रखना है। फिर चैप्टर नंबर 4 में जो आएंगे तो वहां पे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसे एमटीपी के नाम से जानते हैं, उस पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इस बार का एक क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन है 2 नंबर में, इनफर्टिलिटी क्या होते हैं उसके बारे में, ठीक है। फिर चैप्टर 5 आते हैं, तो चैप्टर 5 में जो आएंगे तो वहां पे एक क्वेश्चन आता है टेस्ट क्रॉस क्या होता है, लिंकेज क्या है, ठीक है, तो उस पर आपको ध्यान रखना है। और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में हम थोड़ा पहले ही बता देता आपको, या तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में पूछेगा तो 5 नंबर में पूछेगा तो आपको टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और क्लिनिफिल्टर सिंड्रोम तीनों को लिखना है, और नहीं तो इस तीनों में से कोई एक आपसे पूछा जा सकता है। और एक क्वेश्चन और बनता है इस बार का हीमोफीलिया, ठीक है, तो हीमोफीलिया के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। फिर चैप्टर 6 में आप आते हैं, तो चैप्टर 6 में जो आएंगे तो वहां पे कुछ टफ क्वेश्चन तो नहीं होता है, बस आपको थोड़ा सा एमआरएनए के बारे में कहेगा लिखने के लिए, एमआरएनए क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, एमआरएनए के बारे में। फिर चैप्टर 7 में हम आएंगे तो होमोलोगस एनालोगस, याद रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है होमोलोगस एनालोगस, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है चैप्टर नंबर 7 से। चैप्टर 8 में टाइफाइड याद रखना है आपको, टाइफाइड के बारे में क्या होता है टाइफाइड, चैप्टर नंबर 8 का जो 2 नंबर के है। और इस बार एक क्वेश्चन कॉमन कोल्ड का भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, टाइफाइड का, कॉमन कोल्ड का, ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। फिर हम लोग आते हैं सीधे चैप्टर नंबर 9 में, तो 9 में जो आएंगे आप तो वहां पे इनब्रीडिंग डिप्रेशन के बारे में आपको ध्यान रखना है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है उसके बारे में ध्यान रखना है। मैक्रो प्रोपेगेशन इस बार क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि मैक्रो प्रोपेगेशन नहीं आएगा क्वेश्चन, तो इस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत आपको नहीं है। फिर हम 10 नंबर का भी बता दिए, और ये अगला जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 11, 12 उस दोनों के बारे में बता रहे हैं। वहां पे एक वर्ड है बायोफर्मेंटर्स क्या होता है, ठीक है, उस पे और थोड़ा सा प्रकाश आप डाल सकते हैं पीसीआर के बारे में, क्योंकि पीसीआर का नॉलेज होगा तो आपको वहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं, तो उस पर भी ध्यान रखना है। फिर फूड चेन, फूड वेब, ट्रॉपिक लेवल, इतना आपको ध्यान रखना है। साथ साथ आप जो जाएंगे सीधे नंबर चैप्टर नंबर 16 में, तो ग्रीन हाउस के बारे में और डिफॉरेस्टेशन के बारे में, तो इस टाइप का कुछ टॉपिक हमने आपको बताया, उस टॉपिक को आप ध्यान रखेंगे। अगर ज़्यादा दिक्कत है तो आप मार्केट से हमारा गैस परचेज कर सकते हैं, मार्केट में दुकानों में मिल जाते हैं, या आप कोचिंग सेंटर पे आकर के, या आप फोन से बात करके आपको गैस आपको मिल जाएगा, आप उस गैस को पढ़ेंगे, अच्छा खासा क्वेश्चन उसी से आने वाले हैं, और क्वेश्चन मतलब अच्छा कर सके, पूरा क्वेश्चन इसी से आएगा। बिल्कुल जैसा बिल्कुल पिछले बार भी हुआ था ऐसे ही आएगा इस बार भी। बिल्कुल सर ने आपको, मैं बताना चाहूंगा जो बच्चे अभी तक ध्यान देकर नहीं सुन रहे हैं उनके लिए मैं रिमाइंड करना चाहूंगा, ऑब्जेक्टिव का टॉपिक वाइज सर ने पूरे होल चैप्टर में से कौन कौन आपके महत्वपूर्ण टॉपिक है और जिसमें से ऑब्जेक्टिव आना है उसको सर ने टू द पॉइंट आउट कर दिया। 2 नंबर मार्क्स के क्वेश्चन कौन कौन टॉपिक से आने वाले हैं सर ने उसको भी पॉइंटिंग कर दिया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है आपके लिए ये संवाद, और नोट डाउन कर लीजिएगा इस चीज को। बात करें सर अब 5 नंबर की क्वेश्चन में सर, तो 2-4 क्वेश्चन बच्चों को ऐसा बता दिया जाए जी जी ताकि उन्हें बेनिफिट हो जाए उसमें से। जी जी बिल्कुल। चलिए 5 नंबर के बारे में बात किया जाए तो डबल फर्टिलाइजेशन आपको ध्यान रखना है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको याद रखना है डिफरेंशिएट बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस के बारे में, ठीक है। फिर हम आते हैं चैप्टर नंबर 5 में, जहाँ से डायब्रिड क्रॉस, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा डायब्रिड क्रॉस का। और इसके बाद चैप्टर नंबर 6 में जो आएंगे, तो चैप्टर 6 में आप देखेंगे तो क्वेश्चन आ जाएगा इस बार का डीएनए डबल हेलिक्स, याद रहे आपको डीएनए डबल हेलिक्स, उसके बारे में 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है ये। और अगला चैप्टर सब के बारे में बात किया जाए तो या तो मलेरिया नहीं तो एड्स, दोनों में से ये आ सकते हैं। और एक क्वेश्चन
आपको हम बताते तो यहाँ एक क्वेश्चन ये एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा जहां तक मेरा उम्मीद है। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस के बारे में बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन और कॉन्फिडेंस है कि ये क्वेश्चन आ ही रहे हैं एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस के बारे में। साथ साथ एक दो क्वेश्चन मुझे लगता है 5-6 क्वेश्चन तो बता दीजिए। हाँ सर, तीन ही बनाना है तो ये आप इतना कवर करें, बेस्ट रहेगा आपके लिए। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस को थोड़ा सा अच्छे से कवर करेंगे, शायद सबके नोट में होगा भी नहीं, ये जो अपने यहाँ पढ़े उनको तो हम अच्छे से लिखवा दिए। बिल्कुल। अगर सर ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा सिलेबस से अलग हट करके है, और यहाँ से बिहार बोर्ड एक बार क्वेश्चन पूछा भी था और अच्छा क्वेश्चन पूछता है। और बायो मैग्निफिकेशन यूट्रोफिकेशन के बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव के लिए थोड़ा सा और पॉइंट आउट करवाएंगे हम, साउंड पोल्यूशन का जो यूनिट होता है किसमें मेजर किया जाता है ना, उसको थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे जी। बिल्कुल, सर ने बहुत अच्छी आपको टॉपिक्स और जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उसको लेकर के सर ने आपको रिमाइंड कर दिया है, और लगातार आपको शिक्षा संवाद के माध्यम से गेस्ट भी मिल गया है, और कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक्स है उसको बात कर ले। सर ऑब्जेक्टिव हमने डील कर लिया, 2 मार्क्स क्वेश्चन डील कर लिया, 5 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डील कर लिए सर। और बात करें डायग्राम, कुछ आता है कि डायग्राम बच्चे नहीं, डायग्राम आएगा हमारे केस में लिखा हुआ है कि डायग्राम के बारे में। और डायग्राम देखिए इस बार पिछले बार जैसे एंटीबॉडी पूछते हैं, इस बार एंटीबॉडी नहीं पूछ रहा है। अच्छा, ठीक है। और चैप्टर नंबर 3 का मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसको थोड़ा सा आपको डायग्रामेटिक आपको ध्यान रखना है, और साथ साथ ओवरी का डायग्राम। ठीक है, तो ये 3 डायग्राम बेस्ट डायग्राम है, मतलब उम्मीद कर सकते हैं आप यहाँ से इस तीनों में से एक क्वेश्चन पूछा जाए। बिल्कुल बच्चे, सर ने जिस 3 डायग्राम के बारे में आपको बताया है और उसके बारे में फ्यू लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है। हमने पहले क्या था कि 5 नंबर में पूछता था तो आपको थोड़ा सा अच्छे से इलिबरेट करना होता था, फिर इसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखना होता था। अब कुछ दिन से देख रहा हूँ कि डायग्राम अगर पूछता है तो 2 नंबर पूछता है, तो आपको सिर्फ डायग्राम को थोड़ा सा बना करके 1-2 पॉइंट इस पे नीचे लेबलिंग कर देना है, आपको 2 का 2 नंबर देगा। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण बात, 2 नंबर न खोने के लिए आपको इस चीज को जरूर करना होगा कि आप किस तरीके से डायग्राम की तैयारी करें। और 3 बार और थोड़ा सा स्पर्म का डायग्राम, ये 4 डायग्राम आपको कर लेना है ताकि आपका डायग्राम छूटे नहीं। तो डायग्राम भी हो गया, लॉन्ग क्वेश्चन भी हो गए, शॉर्ट क्वेश्चंस भी हो गए, एमसीक्यू हो गया। तो कहीं ना कहीं आप 90+ ला रहे हैं इस बार, हमारी शुभकामना है आपके साथ में। सर बात करें बच्चे सब्जेक्ट पे किस तरीके से फोकस करें सर? देखिए अब तो सबसे पहले बात समय नहीं है, समय तो बहुत कम है, और सब्जेक्ट पे फोकस करने के लिए अब आपके पास जो बच्चे होनहार बच्चे होते हैं जो पढ़ते हैं अच्छे से, वो शुरू से क्या करते हैं, कुछ छोटा सा नोट बनाते हैं अपना अलग से। ये नहीं कि टीचर का लिखा हुआ नोट है, वो नहीं, वो अपना अलग से नोट बनाते हैं। अगर जो बच्चे इस जो अपने हिसाब से नोट बनाए आप उससे फोकस कीजिए, या जो टीचर जहाँ भी आप पढ़ते हैं वो सर जो आपको नोट प्रोवाइड किए हैं, मतलब गेस लास्ट में कुछ क्वेश्चन जो आपको प्रोवाइड किए हैं उस पर आप ज़्यादा फोकस करें तो अच्छा नंबर आएगा। क्योंकि आप पूरा सिलेबस आप लेकर के पढ़ेंगे तो आपके पास इतना वक्त नहीं है, क्योंकि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कुछ बच्चे का साइड से मैथ भी रहता है जी। ये भी, फिर इंग्लिश, हिंदी, फिर मुस्लिम भाई लोग का थोड़ा सा उर्दू भी होता है, तो सबको पढ़ना है आपके पास, आपको तो आपके पास समय नहीं है। तो आप सिर्फ और सिर्फ एग्जाम की भी से भी फोकस करें, और 15 दिन लगभग आपके पास बाकी है ना, उसके लिए आपको एग्जाम के हिसाब से ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है, बस एग्जाम के लिए फोकस करना है। बहुत अच्छी बातें आज की संवाद में हुई है, और बायोलॉजी सब्जेक्ट को लेकर के कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। और सर बात करें एक्सीलेंट बायोलॉजी के सिवा सर आपका एक और इंस्टीट्यूट चलता है एक्सीलेंट गुरुकुल जी, तो कुछ उसके बारे में बच्चों को बताइए, क्योंकि 12th वाले तो देख ही रहे हैं जी, और जो बच्चे 9th 10th में हैं और जो इस बार जाने वाले हैं उनको भी कुछ पता चले कि क्या है एक्सीलेंट गुरुकुल। देखिए जैसा कि हमारा अपना एक्सपीरियंस जो है दरभंगा में, उस एक्सपीरियंस में हमने देखा कि अपने यहाँ से कुछ बच्चे मेडिकल किए हैं, लेकिन सारे के सारे बच्चे मेडिकल नहीं कर पाए जी। लेकिन कहीं ना कहीं उनका सपना है कि हम मेडिकल की तरफ मूव करें, तो हमने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है, और ये प्लेटफॉर्म एक्सेलेंट गुरुकुल के नाम से जाना जा रहा है, जिसके डायरेक्टर हम खुद है सर सुमन। और ये प्लेटफॉर्म आपको दिग्गी वेस्ट नियर महादेव मंदिर के पास हमारा चल रहा है ये इंस्टीट्यूट, जिसमें मेन मोटो हमारा बच्चे को पारामेडिकल मेन मोटो है से पारामेडिकल करवाना, और साथ साथ पॉलिटेक्निक भी।
ऐसा इसीलिए कि मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे हैं जो शुरू से मेहनत नहीं किया, अब वो चाहता है कि हमें कम समय में अपना गोल अचीव करना है, तो पॉसिबल नहीं है। और इसके बारे में आइडिया बच्चे को नहीं है कि भाई पैरामेडिकल क्या है, बहुत सारे बच्चे को नहीं आइडिया कि अपने यहाँ जो क्लास स्टार्ट हुआ है जिसमें अपने पास बच्चे आते हैं इंक्वायरी के लिए, पूछते सर ये क्या है, जबकि वो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। हाँ, एग्जाम दे रहे हैं। तो हमने क्या किया है, ये एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है जिसमें हमारे पास सारे सब्जेक्ट की अलग अलग फैकल्टी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हम खुद पढ़ाते हैं, मैथ, इंग्लिश, जीके, जीएस, और साथ साथ ये सब मतलब ओवरऑल हुई है। जी जी जी। और हिंदी के टीचर रहते हैं, हिंदी के टीचर को अभी हमने रोक के रखा है कि भाई हमारे पास जो बच्चे इधर का स्ट्रॉन्ग करते हैं, ऐसे भी हिंदी थोड़ा बच्चा का ठीक रहता है, जी जी, उस पे लास्ट में कम कर दिया जाएगा। यानी ओवरऑल कहा जाए तो हमारे पास सारे के सारे फैकल्टी अवेलेबल है। 5 फैकल्टी है हमारे मिलाकर के, 6 फैकल्टी इस पे भी काम कर रहे हैं, है ना। रूटीन वाइज क्लास चलता है, 2 घंटा का क्लास चलता है, और ये क्लास जो है लंबे समय तक लगभग एग्जाम तक अभी चलेगा। जैसा कि मोमेंट स्टार्ट हुआ था, फिलहाल अभी कोरोना काल के कारण जो गवर्नमेंट का आदेश है उसके हिसाब से अभी वो ऑनलाइन क्लास चल रही है। तो बिल्कुल दरभंगा के साथ पूरे मिथिलांचल वासियों के लिए यह सुनहरा मौका है कि अपने कैरियर को बनाना है। और क्योंकि कहा जाता है कि नीचे स्तर से स्टार्ट करें तो ऊपर का स्तर हमारा मजबूत होगा। जैसे कि देखिए, इसमें प्लेटफॉर्म स्टार्ट करने का सबसे मेन रीजन था कि ग्रामीण क्षेत्र से जो बच्चे आते हैं वो 10th पास करके आते हैं और उनको आइडिया नहीं होता मुझे क्या करना। वो आते हैं, चाहे मैं साइंस के स्टूडेंट टीचर हूँ, ये नहीं कि भाई आप मेरे ही पास साइंस पढ़नी है। जैसे उधर पहले सर से बात हो रही थी तो सर ने बताया कि बच्चे का जो मोमेंट है दरभंगा शहर में सिर्फ साइंस, मेडिकल या इंजीनियर, लेकिन बहुत कम बच्चे कर पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं वो बच्चा पीछा रह जाता है। तो हमने इस प्लेटफॉर्म को जो इनिशिएट किया है पिछले साल 26 जनवरी को जी, 26 जनवरी 2021 को से हम स्टार्ट किया, ओपनिंग था। और आज तक इसमें जो पिछले सेशन में कुछ समय के लिए जो क्लास चलाए थे, जिसमें सारे फैकल्टी मिलकर काम किए थे, बहुत अच्छा रिजल्ट भी आया है। जिसमें बिहार में 163, 160 और 418 और 517 4 रैंक हमने बहुत अच्छा रैंक दिया है बच्चे को। और ये रैंक के कारण अभी जो हम क्लास इनिशिएट किए थे तो इसमें क्लास मेरा अपना सेटअप चल रहा था, बहुत अच्छा बच्चे पढ़ रहे थे। और कहीं ना कहीं इसमें बच्चे का मूवमेंट अब होगा, ऐसा इसलिए कि उनको एक सपना हो गया कि मुझे मेडिकल अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम इस तरीके से हम पैरामेडिकल के थ्रू वहां पहुंच जाए। और बहुत सारे बच्चे का मेंटलिटी अब देख रहे हैं हम 1 साल के अंदर कि हो गया है कि भाई हम पहले इस चीज को अचीव करें, बाद में जाकर के हम इधर भी मूव कर सकते हैं। नहीं बिल्कुल सर सही। और ये खास करके हमारे यहाँ सबसे बेस्ट उपाय है कि भाई जो गरीब छात्र है या छात्रा है उनके लिए पढ़ाई लिखाई का सारा सुविधा है, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं लगता है। लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि उनके पिताजी या फादर या मदर हमसे आके मिले, बातचीत करें उसके बाद। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं दरभंगा शहर में जो क्या करते हैं, गार्जियन से पेमेंट लेते हैं, ये सब कारण। तो ये आपके लिए मतलब दरभंगा के खास करके या जो कहीं का भी बच्चे जिनको परेशानी है वो आकर के मिल सकते हैं और इसमें बिना चार्ज का वो क्लास कर ले सकते हैं। तो बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है आपके पास में, और एक्सीलेंट बायोलॉजी और एक्सीलेंट गुरुकुल पहुंच करके आप अपनी कैरियर की शुरुआत कर सकते हैं और नीचे बेस से बढ़ करके ऊंचे बेस तक आप जा करके और अपना बहुत अच्छा से कायम कर सकते हैं। यही पहचान होती है एक्सपीरियंस टीचर की कि समाज में योगदान भी देना और समाज को आगे बढ़ाना, यही होती है एक अच्छे शिक्षक की, जो कि SR सुमन सर कर रहे हैं और देखा भी जा रहा है दरभंगा में एक अलग पहचान भी बना रहे हैं। सर नीट के जो बच्चे हैं उनके लिए कुछ शॉर्ट में बोलना चाहें सर। लेकिन नीट के बच्चे के लिए अपने यहाँ अलग से बैच चलते हैं। जो बच्चे 12 पास आउट होते हैं जी, उनके लिए अपने यहाँ बैच अलग से चलते हैं, तो अपने यहाँ भी बच्चे आकर ज्वाइन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और शॉर्ट में से कहा जाए तो भाई नीट और कंपटीशन से बहुत आसान है, बहुत आसान, बहुत ज्यादा। अच्छा। आप कहेंगे सर आप इतना आसान से कैसे बोल रहे हैं कि नीट इतना आसान है? तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपका सिलेबस आउट है जी, आपका क्वेश्चन भी आउट है, खास करके बायोलॉजी की बात करें जी। ऐसा इसलिए कि आपके पास जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं वो आपके सिर्फ दोनों एनसीईआरटी से आते हैं, आपके दोनों एनसीईआरटी से आते हैं। तो आप जो है उस एनसीईआरटी को कमांड कर लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा बायोलॉजी का। जैसे अपने यहाँ के स्कोरिंग बहुत अच्छा रहता है हर साल,
आउट ऑफ 360 324 328 मार्क्स रहता है बच्चे का। इस बार भी बच्चे लाए हैं 328 मार्क्स लाए हैं, 324 मार्क्स लाए हैं, तो बहुत अच्छा रहता है इसके लिए। नहीं, बहुत अच्छा है। और आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द पहुंचे एक्सीलेंट बायोलॉजी और एक्सीलेंट गुरुकुल में। जी सर। और देखिए हम आपसे एक ही बात बताएंगे, कुछ बच्चे हो सकते हैं अंडर 10 भी होंगे जो सुनते होंगे मेरी बात को। हम आपको एक बात बताएंगे कि देखिए अगर आप अचीव करना चाहते हैं अपने गोल को, तो इसके लिए ये नहीं कि मुझे 12 पास करना है आफ्टर दैट हम ज्वाइन करेंगे कंपटीशन का, ऐसा मत सोचिए। आप इनिशियल टाइम से काम कीजिए। हमने इस बार इस चीज को लेकर के दरभंगा में अपने बच्चे का, अपने के बहुत सारे बच्चे हमारे पास लगभग 300 प्लस बच्चे टेस्ट दिए थे जिससे कोई चार्ज नहीं था, और जिससे मैंने सिर्फ और सिर्फ 36 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया। अच्छा। और हमने उस बैच का नाम रख दिया अचीवर बैच, जिसका क्लास हम 2 घंटा दे रहे हैं। और अभी से वो बच्चा 10th पास आउट है और उसका जो लेवल है बहुत ही हाई लेवल है, बहुत ही अच्छा लेवल है और बहुत अच्छा पढ़ता भी बच्चा सब। तो हमने ये प्लानिंग किया कि भाई इस बच्चे को 2023 में इन्हीं कराना है, कंपटीशन कंप्लीट करवाना है, जिसमें हमारा ये थॉट है कि इसमें मैक्सिमम 50 स्टूडेंट को रखें हम, मैक्सिमम 50 स्टूडेंट को। लेकिन हम 36 स्टूडेंट को अभी तक सिलेक्ट किए हैं। रीजन क्या है कि हमारा जो टर्म्स एंड कंडीशन था उसको बच्चे फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। तो हम एक बात बताएंगे आप सबको कि आप आते हैं दरभंगा शहर पढ़ने के लिए, तो आपका पहला जो गोल है, जैसे आप सोचते हैं कि मुझे मेडिकल करना है या इंजीनियरिंग करना है या सीए करना है, तो आप उस समय से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ये नहीं कि हम 12 पास कर जाएंगे। जैसे अपने यहाँ कुछ बच्चे आते हैं क्रैश कोर्स के नाम से, दरभंगा में चलता है क्रैश कोर्स, तो हम भी चलाते हैं क्रैश कोर्स है। तो अपने यहाँ बच्चे लोग आए पढ़ने के लिए, तो उनसे पूछे क्या करना है, सर 12 पास करना है। अच्छा इतना दिन क्या कर रहा था भाई, तो 12 का तैयारी कर, तो 12 तो बहुत बड़ा टफ चीज तो नहीं है। ऐसे भी आपके बिहार सरकार आपको तो इतना छूट दे दिया है कि भाई 50% ही क्वेश्चन बनाना है, आपको 50% ही बनाना है, तो 12 तो बहुत टफ नहीं है, लेकिन आप उसे टफ बना रहे हैं। तो आपका एक माइंड सेटअप होना चाहिए। 12 ही बहुत अच्छा परसेंटेज आपका आएगा, बहुत ही बढ़िया परसेंटेज आएगा, लेकिन उसके लिए आपका माइंड सेटअप होना चाहिए कि इनिशियल टाइम से आफ्टर 10th हमें करना क्या है कि मन लगा करके कंपटीशन के हिसाब से पढ़ाई करना है, ठीक है। तब आपका गोल जरूर मिलेगा, आप सक्सेस जरूर करेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी अच्छी बातें सर ने बताई है। और इसी तरीके से शिक्षा संवाद के माध्यम से हम दरभंगा के प्रसिद्ध शिक्षकों को बुला करके आपके साथ संवाद कर रहे हैं। और आज 12th के बायोलॉजी के मेंटर आए हुए थे SR सुमन सर, एक्सीलेंट बायोलॉजी के, उनसे हमने आपको रूबरू कराया है। और कल भी हमारा नए टीचर के साथ नया संवाद होगा, नए सब्जेक्ट के साथ में। मैं एक बार फिर से एक्सीलेंट बायोलॉजी के मेंटर SR सुमन सर का धन्यवाद करता हूं। सर धन्यवाद, आपने अपना अतुल्य टाइम दिए हैं। और इसी तरीके से हम आपके साथ बने रहेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।